So the another method of collecting primary data is the survey research. आप सर्वे रिसर्च इस वजह से कंडक्ट करते हैं ताकि आप प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन को जान सकें, उसके बारे में डिटेल रिसर्च कर सकें। मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो सर्वेस कंडक्ट करती हैं ताकि वो अपने कंज्यूमर्स के बारे में, उनकी नॉलेज के बारे में, उनके बिलीफ के बारे में, वो क्या प्रेफरेंस, किस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा आपका जो सर्वे रिसर्च प्रोसेस होता है वो किसी न किसी सर्वे इंस्ट्रूमेंट के जरिए कंडक्ट किया जाता है। लाइक आपको एक क्वेश्चन की नीड होती है जो कि आप रिस्पोंडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपके जो क्वेश्चंस, आपके रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर कर सकें। फिर जो आपके पास नेक्स्ट मेथड आता है, रिसर्च मेथड, दैट इज बिहेवियरल रिसर्च। बिहेवियरल रिसर्च के अंदर आप क्या करते हैं कि आप कस्टमर के बाइंग पैटर्न्स, कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है, आप यानी ये समझ लो कि आप उसके माइंड को पढ़ रहे होते हैं। यानी आपका जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स को पसंद करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बिहेवियरल रिसर्च। इसके अलावा जो आपकी केस स्टडीज की अगर हम बात करें तो आपकी केस स्टडीज, कुछ केस स्टडीज ये कहती हैं कि जो इनफैक्ट आपके जो हाई इनकम पीपल्स होते हैं वो आपके कम जो है वो कंज्यूमर एक्सपेंसिव गुड्स जो है वो बाय कर रहे होते हैं, जबकि जो लो लेवल इनकम कंज्यूमर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। देन फिर आप जो लास्ट आपके पास रिसर्च मेथड आता है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट रिसर्च को जो है वो सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली वैलिड रिसर्च मेथड कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से गुजर के अपने कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। एक्सपेरिमेंट रिसर्च करने का जो बेसिकली मकसद होता है वो ये होता है कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं अबाउट द डिफरेंट वेरिएबल्स इन द कंट्रोल्ड कंडीशन। तो डेवलपिंग द रिसर्च प्लान के अंदर सबसे पहले आपने ये बात की कि सबसे पहले आपने डेटा सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना होता है। देन फिर आपने रिसर्च अप्रोचेस को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद आपने जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना होता है। अगर हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो बेसिकली आपके पास थ्री मेन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें आपके पास फर्स्ट वन है क्वेश्चनियर्स, देन क्वालिटेटिव मेजर्स, एंड देन द टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। अगर आप क्वेश्चनियर्स की बात करें तो क्वेश्चनियर्स बेसिकली आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर कंसिस्टेड होता है जो कि आप रिस्पोंडेंट को प्रेजेंट करते हैं, और वो आपको जो है वो आपके आंसर, आपके क्वेश्चंस के आंसर को रिस्पॉन्ड करता है। आपके क्वेश्चनर्स जो होते हैं उसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के अंदर आप तमाम पॉसिबल आंसर्स को खुद ही स्पेसिफाई करके देते हैं, और ऐसे आंसर्स बेसिकली आप उसके अंदर इंक्लूड करते हैं जिनको बाद में अगर आप उनकी चेकिंग कर रहे हैं तो उनको इंटरप्रेट करना और उनको टैबुलेट करना आसान है। फिर अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करें तो आप रिस्पोंडेंट को जो है वो अलाउ करते हैं कि वो अपनी ओन वर्डिंग में आंसर दे। इससे होता क्या है कि आपका जो रिस्पोंडेंट है वो क्या थिंक करता है, उसके क्या थॉट्स हैं, उनको समझना आसान होता है। अच्छा, क्वेश्चनर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर आपके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर यूज होते हैं, जिसके अंदर रिसर्चर जो होता है बेसिकली आपके प्रोडक्ट या किसी भी कंज्यूमर के बारे में इंसाइट्स को गेन करना चाह रहा होता है। फिर हम अगर बात करें तो क्वालिटेटिव मेजर्स भी जो है वो आपके पास एज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, क्योंकि आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर के जो एक्शंस होते हैं वो हमेशा आपके सर्वे क्वेश्चंस के आंसर से मैच नहीं कर रहे होते हैं। तो उसके लिए जो है वो आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स यूज की जाती हैं। और इसके अंदर होता क्या है कि रिसर्चर और कंज्यूमर्स दोनों को फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी मर्जी से जो है वो रिसर्च के आंसर्स दें अबाउट द कंज्यूमर्स ब्रांड एंड द प्रोडक्ट परसेप्शंस। अच्छा, क्वालिटेटिव मेजर्स के आपके पास जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास जो सैंपल्स होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं, तकरीबन छोटे होते हैं, एंड मे नॉट नेसेसरीली जनरलाइज टू द ब्रॉडर पॉपुलेशंस। आप उसे
जनरलाइज नहीं कर सकते ब्रॉडर पॉपुलेशंस के लिए। देन फिर आपके पास जो डिफरेंट रिसर्चर्स होते हैं वो सेम क्वालिटेटिव रिजल्ट्स को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इट इज़ द अनदर ड्रॉबैक ऑफ क्वालिटेटिव नेचर। देन फिर अगर हम टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस की बात करें, तो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मार्केटिंग रिसर्च के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हर चीज़ को इम्प्रूव कर दिया। तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से आपके पास जो नई डिवाइसेस आ चुकी हैं लाइक स्किन सेंसर्स, ब्रेन वेव सेंसर्स और फुल बॉडी स्कैनर्स, जो कि करते क्या हैं, आपकी जो कंज्यूमर के रिस्पॉन्सेस हैं उनको एनालाइज कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि टेकोडा, जो कि एक एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो क्या करती है, वो आपकी आई मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करती है और आपकी ब्रेन के अंदर जो क्या चल रहा है उसे अंडरस्टैंड करके अटेंशन को गेन करती है कि आप जो है वो किस प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। फिर अगर आप बात करें डेवलपिंग द रिसर्च प्लान के अंदर, तो उसका चौथा स्टेप यानी फोर्थ स्टेप जो है वो आपके पास होता है सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान बेसिकली होता क्या है, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट सैंपल यूनिट्स होते हैं, और वो सैम्पलिंग यूनिट्स बेसिकली वो यूनिट्स होते हैं जिनसे आप कांटेक्ट करने जा रहे होते हैं ताकि आप उनसे रिसर्च डेटा को कलेक्ट कर सकें। अच्छा, ये जो सैम्पलिंग यूनिट होता है आपके पास, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होता है आपका टोटल पॉपुलेशन का। सैम्पलिंग यूनिट के अंदर बेसिकली आपके पास 3 लेवल्स आते हैं। द वन इज सैम्पलिंग यूनिट, यानी आप ये देखते हैं सैम्पलिंग यूनिट के अंदर कि आप कौन से ऐसे लोग हैं जिनका आप सर्वे लेंगे। जब आप सैम्पलिंग यूनिट को डिटरमाइन कर लेते हैं, तो मार्केटर्स जो होते हैं वो एक सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करते हैं, जिसके अंदर टारगेट पॉपुलेशन को जो है वो टारगेट पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन्हें टारगेट किया जाता है, और उनको ये प्रोबेबिलिटी दी जाती है कि वो उनमें से तकरीबन तमाम भी जो है वो सैंपल होंगे। फिर सैम्पलिंग साइज क्या होता है, सैम्पलिंग साइज का मतलब ये होता है कि अगर मैं सर्वे करने जा रहा हूँ तो मुझे कितने लोगों का सर्वे करना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि जो लार्ज अगर सैंपल्स आप लेंगे, यानी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स लेंगे, तो वो आपको रिलायबल रिजल्ट्स लेंगे, लेकिन ये ऐसा हर वक्त नहीं होता। इवन कि आपके पास अगर आपका सैंपल जो कि लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो भी आपको कभी कभार गुड रिलायबिलिटी या गुड रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। देन फिर आपके पास जो थर्ड एस्पेक्ट होता है दैट इज सैम्पलिंग प्रोसीजर, यानी हाउ शुड बी चूज द रिस्पोंडेंट, यानी हमने जो अपने रिस्पोंडेंट जो है वो उन्हें किस तरीके से चूज करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को जो है वो यूज करते हुए अपने रिस्पोंडेंट्स को चूज करें। इससे होता क्या, अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अगर यूज करेंगे तो आपके एरर के चांसेस कम होंगे। लेकिन इसके अपोजिटली अगर आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो कॉस्ट या फिर टाइम है वो ज़्यादा हाई हो जाए, तो फिर मार्केटिंग रिसर्चर्स जो होते हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल को यूज़ करते हैं।